बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वॉच उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुर्किश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान की पहली प्रवास के बारे में और प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिक्स में इस प्रोजेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। 21 फरवरी 2024 वर्ल्ड एविएशन हिस्ट्री और खसूसन तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक यादगार दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन तुर्की वो चौथा मुल्क बन गया था अमेरिका, रूस और चीन के बाद जिसने अपने डिजाइन किए हुए एक 5th जनरेशन फाइटर की कामयाब प्रवास की। कान एयरक्राफ्ट की ये प्रवास तकरीबन 13 मिनट तक जारी रही, जिसमें जहाज ने 8000 फीट आल्टीट्यूड और 230 नॉट यानी 425 या 426 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अचीव किया। ये नंबर बाहर देखने में कम लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर फाइटर जेट की पहली प्रवास बिल्कुल इसी तरह से कंडक्ट की जाती है। कान एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग के लिए तुर्किश एयरफोर्स के एक F-16D तैयारे ने भी इस प्रवास में कान का साथ दिया। इस इवेंट को तुर्की और तुर्की के दोस्त ममालिक में भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया और इसका इज़हार कान के चीफ इंजीनियर एमरे यासा के इस बयान से भी होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कान दरअसल हमारे फख्र की एक अलामत है और उसके साथ साथ ये हमारे उस 100 साल अज़म का इज़हार है, जिसमें अब हमें कोई भी एविएशन की फील्ड में अंडर डेवलप नहीं कहेगा, क्योंकि अब हम इसको मजीद नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जब हम दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं तो हम दरअसल एविएशन की चैंपियंस लीग में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ चौथा ऐसा मुल्क है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने टर्किश इंजीनियर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें इस कामयाबी के बाद उम्मीद है कि वो इस जहाज को अब दुनिया में सेल कर सकेंगे, इसलिए नहीं कि ये तुर्की में बना है, बल्कि इसलिए कि इसके फीचर्स जो हैं वो इसके कंपेटिटर्स से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक मुस्तकबिल में ये जहाज़ खरीदना चाहेंगे, मगर सिर्फ पैसे के बलबूते पे ये खरीदारी मुमकिन ना हो सकेगी, क्योंकि तुर्की फैसला करेगा कि किसको ये जहाज़ बेचना है और किसको नहीं। ये स्टेटमेंट दरअसल कान के हवाले से ही नहीं, बल्कि तुर्की के मुस्तकबिल में जियोपॉलिटिकल अज़ाइम की भी कासी करती है। दूसरी जानब तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर हालुक गोरगन का कहना था कि अभी हमारा काम शुरू हुआ है। आज हमने पहला संग मील अबूल किया है, मगर अभी मंजिल हमारी बहुत दूर है। कान के टेस्ट पायलट बारबारोसा दमीरबाश का कहना था कि हमने जहाज को चलाकर, उड़ाकर और जमीन पर लैंड करके एक अहम मरहला अबूर कर लिया है। अगर हम कान एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज की बात करें तो किसी भी 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह इसमें भी सुपर मैनेवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, लो रडार विजिबिलिटी, ओपन एवियोनिक्स एंड रडार आर्किटेक्चर, इंक्रीज सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रिसाइज टारगेटिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी जैसी खसूसियात शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है कि तुर्की ने कान प्रोजेक्ट को उस वक्त शुरू किया था जब तुर्की के रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर F-35 प्रोग्राम के दरवाजे बंद कर दिए थे। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हाँ, ये बात ठीक है कि अमेरिका की तरफ से तुर्की को F-35 प्रोग्राम से अलग करने के बाद इस प्रोग्राम में बहुत तेजी आई, मगर हकीकत यह है कि 2010 में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी SSIK ने एक नेक्स्ट जनरेशन एयर सुपीरियरिटी फाइटर डिजाइन एंड डेवलप करने का फैसला किया, जो कि तुर्की के एजिंग F-16 फ्लीट को रिप्लेस कर सके और F-35 लाइटनिंग 2 को कॉम्प्लीमेंट कर सके। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि तुर्की को एक होम ग्रोन सोल्यूशन की जरूरत थी, जिसको तुर्की बहुत ज्यादा तादाद में बना सके, और दूसरी जानब तुर्की की यह भी ख्वाहिश थी कि तुर्की के पास एक अपना ऐसा सोल्यूशन मौजूद हो जिसके साथ किसी किस्म की कोई स्ट्रिंग्स अटैच ना हो, जो कि जाहिर है F-35 के प्रोग्राम में तो मुमकिन नहीं था। 2011 में टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के अंडर टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए प्रिक्योरमेंट एजेंसी का काम करने वाली डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी ने TAI के साथ कान प्रोजेक्ट के लिए बेसिक कैपेबिलिटीज के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किए। उस वक्त इसको TFX प्रोग्राम का नाम दिया गया था। फिर 2013 में स्वीडन के साब ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया गया, जिसके तहत TAI ने साब से टेक्निकल असिस्टेंस हासिल करनी थी, मगर 2015 में ये MOU उस वक्त खत्म हो गया जब तुर्की के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि TFX बिल्कुल एक कंप्लीटली तुर्किश प्रोजेक्ट होगा और इसमें किसी किस्म की कोई फॉरेन हेल्प नहीं ली जाएगी। अब ये तमाम डेवलपमेंट्स अमेरिका की जानब से तुर्की पर S-400 को लेकर लगाई गई पाबंदियों से पहले की हैं। 2016 में TAI और SSM यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के दरमियान 2016 में कान की डेवलपमेंट के लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और फंड्स वगैरह एलोकेट कर दिए गए। जनवरी 2017 में TAI ने ब्रिटिश एरोस्पेस जायंट BAE सिस्टम्स के साथ $100 मिलियन का इंजीनियरिंग असिस्टेंस
डेवलपमेंट प्रोग्राम साइन किया। इस एग्रीमेंट के बाद बरतानवी हुकूमत ने अपनी डिफेंस कंपनीज को एक जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी किया, जिसके तहत डिफेंस से रिलेटेड एक्सपोर्ट गुड्स, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की तुर्की को एक्सपोर्ट आसान हो गई। मगर इस एग्रीमेंट के बावजूद अभी एक चैलेंज बाकी था, और वो था इस तैयारे का पावर प्लांट यानी कि इंजन। 2018 में ये डिसाइड किया गया कि तुर्की इस जहाज़ के लिए एक सूटेबल पावर प्लांट की तलाश जारी रखेगा, मगर इनिशियल बैच के लिए F-16 में यूज़ होने वाले GE के F1110 इंजन को ही यूज़ किया जाएगा। 30 जून 2021 को तुर्किश एयरफोर्स ने एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में TFX प्रोग्राम की स्टेज वाइज डेवलपमेंट को मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक फेज़ 1 को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेज में सिस्टम फंक्शनैलिटी रिव्यू और सिस्टम रिक्वायरमेंट रिव्यू वगैरह शामिल थे। इन चीज़ों को लेके जो फाइनल स्टेज था इस गोल का, वो था इस एयरक्राफ्ट का सक्सेसफुल टैक्सी रन, जो कि मार्च 2023 में मुकम्मल हो गया। कान की फर्स्ट फ्लाइट के साथ ही फेज़ 1 की स्टेज 2 का आगाज़ हो गया है, और ये इसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे लंबा फेज़ होगा, जो 2024 से 2029 तक जारी रहेगा, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा अरसा जारी रहे, क्योंकि इसमें इसका क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू या CDR परफॉर्म किया जाएगा, और इसको परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बिल्ड किए जाएंगे। पहले एक प्रोटोटाइप उड़ेगा, उससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, वो डाटा एनालाइज किया जाएगा, फिर चेंजेस की जाएंगी, फिर दूसरा प्रोटोटाइप डेवलप होगा, फिर वहां से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर वहां से कलेक्ट होने वाला डाटा जो है वो तीसरे प्रोटोटाइप को इंप्रूव करने के लिए यूज होगा, और इस तरह काफी सालों के बाद क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट होगा। और जब इस फेज की कंप्लीशन होगी तो तैयारे का डिजाइन फाइनल हो जाएगा और उसको फ्रीज कर दिया जाएगा सीरियल प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद फेज 2 का आगाज होगा, और फेज 2 में ब्लॉक 1 कॉन्फ़िगरेशन में 10 तैयारे तैयार किए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी 2030 से 2033 तक के टाइमलाइन में प्लान की गई है, और तैयारे की मास प्रोडक्शन की टाइमलाइन जो है वो 2034-35 की है, और 2040 के लगभग इसके बाकी के ब्लॉक्स पर काम शुरू होगा, जिसमें एक सिंगल इंजन वेरिएंट भी शामिल है। लेकिन इस सारी टाइमलाइन के दौरान कहीं ना कहीं TAI को बहरहाल अपने पावर प्लांट का जो इशू है उसे रिजॉल्व करना होगा। गो के 2022 में रोल्स रॉयस को इंजन सप्लायर के तौर पर चूज कर लिया गया है, मगर TAI और रोल्स रॉयस के दरमियान 2019 से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर फटा पड़ा हुआ है। यही वजह है कि तुर्की एक अपना इंजन भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि इंजन डेवलपमेंट एक कम्बरसम जॉब है और इसमें बहुत लंबा टाइम और बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, और अगर अभी तुर्की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से रॉयल्स रॉयस के साथ अपने मामलात को सही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि TFX प्रोग्राम या कान प्रोजेक्ट जो है ये मजीद डिले हो सकता है। यही टाइमलाइन और यही जो इश्यूज हैं ये हमें इस सवाल का जवाब भी देते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कान प्रोजेक्ट में एक पार्टनर होते हुए भी चाइना से J-31 एक्वायर करने का अभी ऐलान क्यों किया है। क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो को भी लेकर भी चलें और तमाम चीजें रिजॉल्व हो जाएं और प्रोजेक्ट बिल्कुल स्मूथली रन होता रहे, तब भी 2035-36 से पहले ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये तैयारी हासिल कर सके। और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ देखें तो इस जहाज की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी एक चैलेंज रहेगी, क्योंकि चाइना की तरह तुर्की पाकिस्तान को उस तरह से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकता जैसा कि पाकिस्तान चाहेगा। पाकिस्तान के साथ साथ अज़रबैजान भी इसमें एक पार्टनर है, जबकि हाल ही में UAE के एज ग्रुप के साथ भी एक MOU साइन किया गया है, जिसमें इसी प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए कोऑपरेशन किया जाएगा। ये कोऑपरेशन किन एरियाज में होगा इसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं कान प्रोजेक्ट और जियोपॉलिटिक्स के इंटरप्ले पर। देखिए दोस्तों, तुर्की ने इस प्रोजेक्ट में कोशिश की है कि इसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और कमर्शियल ओनरशिप रहे, या यूं कह लीजिए कि TFX प्रोग्राम के ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स हैं। तुर्की इनको क्यों अचीव करना चाहता है, उसके लिए अगर हम तुर्की के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और जो इस खित्ते में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखें, और जो रोल तुर्की ने अपने लिए डिफाइन किया हुआ है मुस्तकबिल में, तो वजूहात सामने आ जाती हैं। जहां तक डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात है तो तुर्की को सीरिया और इराक दोनों बॉर्डर से कुर्दिश इंसर्जेंसी का सामना है। इसके साथ साथ अपने वेस्ट में तुर्की को ग्रीस की बढ़ती हुई एयर पावर का भी सामना है, जो कि ऑलरेडी ब्लॉक 70 राफेल और मुस्तकबिल में J-35 जैसे प्लेटफॉर्म हासिल करने जा रहा है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक TFX प्रोग्राम या कान प्रोजेक्ट पूरी तरह से मैच्योर होकर तुर्किश एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बन जाता, तो यूनान की एयरफोर्स को तुर्की पर एक टेक्नोलॉजिकल एज हासिल रहेगा। और जाहिर है अंकारा इस सारी सिचुएशन से
बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसको चेंज करना चाहेगा जल्द अज जल्द। दूसरी जानब 21 फरवरी 2024 को ही एक और न्यूज़ हमारे सामने आई और ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये थी कि सोमालिया ने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए टर्किश गवर्नमेंट को मैंडेट दे दिया है, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि सोमालिया ने अपने समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए तुर्की की मदद मांग ली है। इनिशियली ये डील 10 साल के लिए की गई है। इस डील से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि तुर्की इस खित्ते में एक उभरती हुई पावर है। तो इन सारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी खदशात और अपनी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को सामने रखते हुए तुर्की के लिए ये लाजम है कि वो अपने इतने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को हर किस्म की स्ट्रिंग से डिटैच करे, और ये चीज़ हमें कान प्रोजेक्ट में बखूबी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस सिलसिले में जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी हम आप तक लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।